आप सभी का द एनएपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम स्टडी कर रहे हैं अपने बीएससी सेकंड सेमेस्टर के यूनिट 4 को समय परिवर्ती क्षेत्र के बारे में। मैग्नेटो स्टैटिक्स इससे पहले वाले यूनिट में हमने डिस्कस किया था और मैग्नेटिज्म का के सेक्शन का ये सेकंड यूनिट है हमारा। ठीक, तो नई शिक्षा नीति के तहत यदि आप किसी कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स विषय के हिंदी माध्यम में कंटेंट पढ़ाए जाते हैं और हर यूनिट के कंप्लीट होने के बाद आपको उस यूनिट से रिलेटेड पूरे स्टडी मटेरियल का पीडीएफ आसानी से उपलब्ध होता है, जिसे आप इस चैनल के व्हाट्सएप चैनल में जाके लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम अपने इस यूनिट के डिस्कशन में आगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है उस पे बात करेंगे। इससे ठीक पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व और चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संरक्षित रहती है, संचित रहती है, उसके बारे में बात किया हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ करंट के नाम से आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है। इसे हमें समझना है कि धारा का सातत्य या सांतत्य समीकरण क्या होता है और ये परीक्षा में डेफिनेटली आने के प्रोबेबल सेक्शन का क्वेश्चन है एक तरह से। तो बिना समय व्यर्थ किए हम समझते हैं कि ये धारा का सातत्य सांतत्य समीकरण होता क्या है। सांतत्य को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक, कंटिन्यूटी। तो परीक्षा में ये दो तरीके से आ सकता है। या तो परीक्षक आपसे पूछ सकता है कि स्थायी धारा के लिए सांतत्य समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए और उसका भौतिक महत्व बताइए या फिजिकल इंटरप्रिटेशन कीजिए। या तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अस्थायी धारा या समय पर निर्भर धारा, या फिर इसे ऐसा भी कह सकता है कि समय परिवर्ती क्षेत्र हेतु धारा का सांतत्य समीकरण की स्थापना कीजिए तथा इसका भौतिक महत्व बताइए। तो हम दोनों ही स्थितियों के लिए, स्थायी धारा के लिए और अस्थायी धारा के लिए सांतत्य समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है यहाँ पर कि स्थायी धारा क्या होता है परिपथ में और अस्थायी धारा क्या होता है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक, स्थायी धारा कहने का अर्थ है कि यदि कोई विद्युत परिपथ है उसमें आवेशों का प्रवाह होता है समय के साथ, तो हमें जो मिल के आता है वो करंट कहलाता है। ए यहाँ एम्पियर इसके यूनिट को शो कर रहा है। मतलब यदि धारा का मान समय के साथ नहीं बदलता है, धारा का मान समय के साथ नहीं बदलता है, अगर आप 5 एम्पियर की करंट विद्युत परिपथ में प्रवाहित कर रहे हैं तो ओवरऑल द टाइम जब तक सर्किट को आप ऑन रखे हुए हैं तब तक 5 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो आउट होते रहेगा। अर्थात निकाय में धारा क्या रहती है जी, नियत रहती है, नहीं बदलती है। ऐसी स्थिति में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको स्थायी धारा कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं जी स्टेडी करंट, स्टेडी करंट। ओके, अब यदि समय पर यदि आपका धारा निर्भर है, ठीक, मतलब आवेशों के प्रवाह में भी परिवर्तन हो रहा है, डीक्यू लगा दिए हम लोग, और समय में भी परिवर्तन हो रहा है, तो जो नॉर्मल क्यू बाई टी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, वो बेसिक डेफिनेशन है। अगर आवेशों के प्रवाह के साथ साथ समय पर निर्भरता के साथ साथ उनमें परिवर्तन है किसी प्रकार का, तो वो धारा जो होगी वो अस्थायी धारा होगी। इसी का परिवर्ती डिफरेंशियल फॉर्म, मतलब हिंदी में क्या लिखा है कि आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है। जो आवेशों का जो फ्लो है वो बदलता है, तब धारा भी समय के साथ बदलेगी, करंट भी बदलेगा, क्योंकि सारा चीज करंट के प्रोड्यूस होने का सारा दारोमदार आवेशों के प्रवाह पे है, तो वो भी बदलेगा। तो इस तरह की रहेगी तो अस्थायी धारा कहेंगे। देखिए बहुत जिस्ट फॉर्म में, छोटे छोटे डेफिनेशन के फॉर्म में यहाँ पे आपको इस चीज को अपने माइंड में ग्रैब करते चले जाना है। बुक्स वगैरह में देखेंगे तो पूरा पूरा पेज भरा भरा है स्थायी धारा के ऊपर, अस्थायी धारा के ऊपर। तो ये उसके जिस्ट हैं, उसके सार हैं, जिसे आप अपने दिमाग में रखते चले जाएं तो चीजें आसानी से आप समझ सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ मेरे क्लासेस में, कि जब अब भी आप धारा के फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं तो करंट डेंसिटी के पदों में उसको समझा जाता है, धारा घनत्व के रूप में जाना जाता है। घनत्व कहने का मतलब क्या है जी, आवेशों की सघनता कितनी है। आवेशों की सघनता, जैसे सिंपल पदार्थों को के केस में आप जब
मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो घनत्व का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स का नंबर, संख्या कितना है। धारा घनत्व कहने का मतलब है कि करंट को डेंसिटी के पदों में डिफाइन किया जाता है जब हम भी परिपथ के बारे में स्टडी करते हैं कि आवेशों की सघनता कितनी है और वो कितने क्षेत्रफल से होके ओवरऑल सरफेस में फैल रहा है। ठीक, कोई आप एक कोई भी एरिया आप ले लीजिए, इसमें से होके जाने वाले आवेशों का जो प्रवाह है, ठीक, तो एक आवेश तो होगा नहीं, आवेश तो अनगिनत होंगे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उतने आवेश आपको मिलेंगे। तो आवेशों की सघनता से बनेगा उसका एक करंट फ्लो होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उसकी एक डेंसिटी, डेंसिटी का पद आप जब ले लोगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई इसमें कितने आवेश गुथे हुए हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे अनगिनत आवेश मूव होते रहते हैं, इसलिए डेंसिटी के पदों में जब हम देखेंगे तो एक ग्रुप की बात करेंगे। तो करंट डेंसिटी ओवरऑल पर्टिकुलर आप जो भी सरफेस ले लीजिए, ये जो छोटा सा खंड इस पूरे एरिया से का इस पे पूरा इसका सम कर दीजिए इस डेंसिटी का, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जे और डी है, एक छोटा एरिया, तो जो मिलके बनेगा वो करंट होता है ओवरऑल डेफिनेशन वाइज। तो ये एक करंट डेंसिटी के पदों में धारा का मान है। क्या कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा, ये किसी चालक में प्रवाहित धारा, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद से संबंधित धारा घनत्व का फ्लक्स होता है। धारा घनत्व का फ्लक्स होता है कहने का मतलब है कि जो चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स जो आप पढ़ते हैं उसी तरीके से वहां पे चुंबकीय क्षेत्र होता है और विद्युत क्षेत्र होता है, उसके आधार पे फ्लक्स, फ्लक्स कहने का मतलब है बहाव, कि क्षेत्रफल से कितने आवेशों का बहाव गुजर रहा है। अगर आप आगे चल के फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी यही सब चीजें आती हैं कि पानी के कण, लिक्विड के कणों का क्या बहाव है, कितने क्षेत्रफल से कैसे निकल रहा है। ये सांतत्य समीकरण भी कुछ उसी तरीके से आएगा लेकिन इलेक्ट्रिक के केस में आएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो करंट हम डिफाइन करते हैं डेंसिटी के पदों में, आवेशों की सघनता के पदों में। ठीक है, ये कुछ बेसिक आउटलाइन था आपका इसमें। अब हम एक एक करके जानेंगे कि स्थायी धारा के लिए क्या होगा सांतत्य समीकरण, और हमारे अस्थायी धारा के लिए क्या होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये स्टूडेंट, पहला चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्टअप करने वाला है और मैंने कहा है कि ये यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक है मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन हम अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, ये समझ लीजिए कि मैक्सवेल इक्वेशन की स्टडी हमने शुरू कर दी है। ठीक, मैक्सवेल इक्वेशन बहुत 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 एक डिस्कवरेबल चीज थी फिजिक्स के फील्ड में, जिसको समराइज करके डिफरेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के सारी चीजों को, मूल सार चीजों को समराइज करके मैक्सवेल्स ने अपने ट्रीटमेंट्स देके कुछ इक्वेशंस दिए हैं जो पूरा पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स के सेक्शन का सार होगा। तो उसकी स्टडी हम शुरू कर दिए हैं, समझ लीजिए। यहाँ से जो इक्वेशंस आएंगे वो भी मैक्सवेल इक्वेशन में आते हैं। तो ध्यान से इसको समझिएगा, कोई जल्दीबाजी मत करिए, आराम से कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिए। रटने या उसको बार-बार दसों बार पढ़ के ऐसे ऐसे करेंगे तो फिजिक्स फिर बहुत तकलीफ देगा, ठीक? तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल चीजें जो लिखते हैं उसमें आपको समझाया जाता है, या जो शब्दों में लिखते हैं अंततः फिजिक्स लास्ट में उसको किसी सिंबल्स में, इक्वेशंस में गुथ देता है। उसमें आपको एक्सपर्ट होना है, उसी चीज को सीखना है। ठीक, चलिए समझते हैं इसको। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमें स्थायी धारा के लिए सांतत्य समीकरण की स्थापना करनी है। ठीक, सांतत्य समीकरण कहने का क्या तात्पर्य है, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहने का क्या तात्पर्य है, एक ऐसा इक्वेशन जो आवेशों के प्रवाह को ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के साथ बांध के प्रस्तुत करे कि भाई जितना आवेश आप किसी सिस्टम में दे रहे हो उतना करंट के फॉर्म में आउटपुट में हो रहा है। ठीक, चलिए पहले समझिए, ये डायग्राम में एक एरिया या वॉल्यूम का एक स्पेस बना हुआ है। ठीक, उसमें छोटा सा खंड हम एरिया का डी ए ये डिफाइन किए हुए हैं, जिसपे करंट डेंसिटी जे इस तरह एक दिशा के तहत परिभाषित है, उसका क्षेत्रफल छोटा क्षेत्रफल डी ए इस तरह से परिभाषित है। इस पूरे वॉल्यूम एलिमेंट का सरफेस एरिया स्मॉल एस ले लिए हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे कि एक क्षेत्र जिसका आयतन क्या है जी, वी है, तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, एस है। वॉल्यूम वी, पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, छोटा सा क्षेत्रफल अल्प क्षेत्रफल डी ए के किसी बिंदु पर धारा घनत्व कितना है, जे है। तो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा कि टोटल करंट का मतलब क्या होगा, कि जितने सरफेस में धारा घनत्व फैला हुआ है उसका आप सरफेस इंटीग्रेशन ले लीजिए।
पूरे संपूर्ण पृष्ठ से घिरे आयतन से संबंधित होने वाली कुल धारा घनत्व के पदों में ये होगी। इक्वेशन 1 आपको मिलेगा, ये अभी हमने जाना, पहले भी क्लासेस में इसको डिस्कस किया हमने, ठीक है। अब चूंकि हम स्टडी कर रहे हैं स्थायी धारा के बारे में, स्थायी धारा है मतलब वो समय के साथ बदलेगी नहीं, तो क्या लिखा है जी, धारा चूंकि एक समान रहती है, मतलब क्या रहती है जी, स्थायी रहती है, अतः संपूर्ण पृष्ठ पर धारा का घनत्व पृष्ठीय समाकलन जो करोगे, इसमें जो इस पूरे पृष्ठ में कितना धारा घनत्व फैला हुआ है उसका जब आप समराइज करोगे तो आपको, चूंकि कोई परिवर्तन नहीं है करंट में, डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं है, तो वो आपको एक नियतांक के बराबर मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा कि धारा एक समान स्थायी रहती है। अतः जब संपूर्ण पृष्ठ पर आप इसके फ्लक्स का या धारा घनत्व का पृष्ठीय समाकलन करेंगे तो आपको एक नियतांक के बराबर मिलेगा, नियत मिलेगा। अर्थात कि अब जब आप जे डी ए का ओवर सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं, पृष्ठीय समाकलन निकालते हैं, तो आपको एक नियतांक के बराबर मिलेगा। ठीक, अब ये प्रॉपर्टी कि गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोगों ने अपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा है जी। आप इसको ग्राफ है, इस इलेक्ट्रोडायनामिक्स का बेस है गॉस का थ्योरम, स्टोक का थ्योरम। अगर आपको नहीं आता है तो आप जरूर प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक के थ्योरम को वहां पे समझाया हुआ है। इस पे आपका कंसेप्ट रहना बहुत जरूरी है। तो गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है कि यदि किसी भी फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रेशन है उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। ये हमने वहां पे समझा है कि किसी भी सदिश क्षेत्र का, यहाँ पे धारा घनत्व है हमारे पास, का जो पृष्ठीय समाकलन होता है वो उस सदिश के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। ठीक, मतलब ऐसा जो लिखोगे वो इसके बराबर होता है, या ये जो DIV डाइवर्जेंस लिखे हैं उसको डेल ऑपरेटर से दर्शाते हैं तो डेल जे डीवी होता है। ठीक, मतलब यहां पर इस इक्वेशन में इसके जगह आप लिखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस जे डीवी यहां पर। तो समीकरण 2 में जब आप इस वैल्यू को डाइवर्जेंस थ्योरम से पुटअप करेंगे तो ये मिलेगा जी कि डेल डॉट जे डीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब इस समीकरण 3 का इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम एलिमेंट ऑपरेटर डाइवर्जेंस थ्योरम से डेल डॉट जे डीवी के तहत दिया जा रहा है। आप क्या करिए, इस इक्वेशन का हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। इसका अगर आप अवकलन करेंगे तो इस तरफ से समाकलन हट जाएगा ये, और इस तरफ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है जी, 0 होता है। तो ओवरऑल आपको क्या मिलने वाला है, अगले स्लाइड में देखिए यहाँ पर कि समीकरण 3 से डेल डॉट जे बराबर 0 या फिर डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू 0 होता है। यही इक्वेशन आपके स्टडी करंट के लिए स्थायी धारा के केस में सातत्य का समीकरण कहलाता है। इसका भौतिक अर्थ क्या है, ये थोड़ा सा जो लिख के आते हैं यही भौतिक अर्थ होता है, फिजिकल मीनिंग होता है। डेल लिखने का मतलब होता है जी डाइवर्जेंस, डॉट हो रहा है ना, डेल डॉट जे मतलब डाइवर्जेंस, और क्रॉस होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, कर्ल होता है। अब डाइवर्जेंस कर्ल क्या है ये बहुत अच्छे से सीखे हैं हम लोग, वही सब चीज अब काम आ रहा है। ठीक, अगर आपका उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है तो जरूर उस वीडियो को जाके देखिए और अपना कॉन्सेप्ट उसमें बिल्टअप करिए, ये लगातार काम आने वाला है आपको। तो डाइवर्जेंस ऑफ करंट का, डेंसिटी का, आवेशों के समूह की जो प्रवाह है, जे का जो डाइवर्जेंस है वो 0 होता है बोल रहा है ये समीकरण क्या बोल रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू 0। और डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व क्या है जी, डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग आप अपने दिमाग में क्या जानते हैं कि डाइवर्जेंस कहने का मतलब है फैलाव, किसी भी चीज का फैलाव। ठीक, और कर्ल का क्या मतलब होता है, हमने सीखा है रोटेशन, फील्ड का ऐंठन, रोटेशन, वो कर्ल होता है। यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या कहता है कि फैलाव है, तो ये बोल रहा है कि यदि धारा स्थायी है तो जो घनत्व है, आवेश घनत्व है, उसका डाइवर्जेंस 0 होगा, उसका डाइवर्जेंस 0 होगा। अर्थात कि धारा का मान समय के साथ नहीं बदलता,
तब के केस में धारा नियत रहती है, मतलब आवेशों का संरक्षण हो रहा है, फैल नहीं रहा है। मतलब आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उनको नष्ट किया जा सकता है। ये समीकरण उस चीज को प्रूव कर रहा है कि इस प्रकार स्थायी धारा या स्टेडी करंट के लिए संपूर्ण आयतन से धारा घनत्व का नेट फ्लक्स क्या होगा जी? 0 होगा। इसे स्थायी धारा का सांतत्य समीकरण कहते हैं। स्थायी धारा आवेश के संरक्षण का नियम का पालन करती है, यही उसका भौतिक महत्व है या फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, जिसके तहत डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब यदि धारा स्थायी है तो आवेश घनत्व का फैलाव क्षेत्रफल में कहीं नहीं है, वो एक निर्दिष्ट दिशा में जितना आवेश प्रवेश करता है उस पर्टिकुलर एरिया क्षेत्रफल से, उतना ही आवेश उसमें ओवरऑल कांस्टेंट रहता है, ऐसा कहने का मतलब है। इस तरह से तो ये बहुत ज्यादा इजी सा कंसेप्ट है, और शब्दों में आप लिखेंगे, 2-3 लाइन लिखेंगे तो बड़ा है, डायग्राम है ऐसा लगेगा, लेकिन इसको बिल्टअप करके लेके चलना है। मैक्सवेल के समीकरणों का सार है ये। तो शब्दों में जो चीज आप सीखते हैं कि भाई बिना टाइम वेरिंग फील्ड है तो आवेशों का प्रवाह एक नितांत तरीके से प्रवाहित होते रहेगा परिपथ में। तो प्रवाहित होते रहेगा तो उसका इधर उधर कहीं फैलाव नहीं है, उसी चीज को तो बोल रहा है ये कि कोई लीकेज नहीं है करंट का, कंप्लीट है। जितना आवेश आपके पास है वो सब का सब आपके परिपथ में फ्लो आउट हो रहा है, और जितना एक दिशा से एक क्षेत्रफल से जितना इन कर रहा है उतना ही आउट होके संतुलित करते हुए ओवरऑल परिपथ में 0 मिल रहा है आपको। उसका डाइवर्जेंस कोई फैलाव नहीं है। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू 0 ही आपके स्टेडी करंट के लिए, स्थायी धारा के लिए धारा का सांतत्य समीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं हमारे कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन। अस्थायी धारा के लिए, समय परिवर्ती धारा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़े मार्क्स के क्वेश्चन के कंसिडरेशन में आता है, तो इसे थोड़ा सा समझिएगा। ऐसा इसमें क्या है, डायग्राम वही बनाइएगा आप सेम। एक सरफेस एरिया ले लीजिएगा छोटा सा, डीए करके डिफाइन कर लेंगे इसको, ये वाला, और इस पे एक वॉल्यूम एलिमेंट है, एक सरफेस एरिया है, और करंट डेंसिटी और एरिया तो वही है। ठीक, ये डायग्राम बनाएंगे। थोड़ा सा मीनिंग समझिए कैसे लिखना रहेगा। क्या लिखा है जी? ऐसी धारा जो किसी विद्युत परिपथ में धीरे धीरे बढ़कर अपने अधिकतम मान पर पहुंचती है या धीरे धीरे घटकर शून्य का मान प्राप्त करती है, परिवर्ती धारा या अस्थायी धारा कहलाती है। वास्तव में धारा प्रैक्टिकली यही वाली मिलती है हमको, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यही धारा मिलती है। तो इस पे ज्यादा बात करना है आपको, इसको समझना है। ठीक, वो एक आइडियल कंडीशन में है स्टेडी करंट का जो कंसेप्ट था इससे पहले वाला। ठीक, अब ऐसा होता क्यों है? इससे पहले जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा है जी? प्रेरकत्व के बारे में पढ़ा है। तो उक्त प्रभाव यदि परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा हो, तो प्रतिरोध जुड़ा रहेगा तो थोड़ा मोड़ा धारा को वो रोकता है, हाश होता है। के साथ प्रतिरोध के साथ हमारा प्रेरकत्व जुड़ा हो, मतलब आरसी सर्किट। यदि आरसी सर्किट है, यदि प्रतिरोध के साथ सी जुड़ा हो, संधारित्र, संधारित्र भी आवेशों को अपने पास संग्रहित करता है। ठीक, सॉरी, ये आरसी सर्किट है। पहले वाला यदि आरएल सर्किट है, एलआर सर्किट, प्रतिरोध के साथ प्रेरकत्व जुड़ा है या संधाई जुड़ा है या दोनों जुड़े हों, कहने का मतलब है कि एलसीआर सर्किट है। यदि परिपथ में प्रेरकत्व, प्रतिरोध, संधारित्र सब जुड़े हुए हैं, इस तरह से है, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। किसके कारण? प्रेरकत्व के गुण के कारण। ठीक, उपस्थिति के कारण परिपथ में धारा अपने अधिकतम मान तक धीरे धीरे पहुंचेगी, क्योंकि क्या करता है जी, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो उस कारण का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न हुआ है। तो यदि धारा बढ़ रहा है तो उसको कम करेगा, और यदि धारा कम हो रहा है तो उसको ज्यादा करेगा। और इसके विपरीत लिखा है, मतलब धीरे धीरे या तो घट कर लगभग शून्य प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी विद्युत अप्लायंस को आप चालू करते हैं तो वो धीरे से धारा का मान बढ़ता है, स्टार्ट होता है, और यदि अचानक से बिजली कट हो जाती है तो वो अचानक से ट्रिप डाउन भी नहीं हो जाता। प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से वो धीरे से बंद होता है या बुझता है। ठीक, मोटर या जनरेटर हो गया, बल्ब हो गया, वो सब आप उसके एग्जाम्पल हैं। फैन हो गया, फैन जैसे सीलिंग फैन चल रही है, लाइट गोल हो गया, तो अगर आइडियल कंडीशन में स्टेडी करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उसको एकदम स्ट्रिक्ट रुक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। खैर, उसमें मैकेनिकल इनर्शिया भी काम कर रहा है और थोड़ी देर तक करंट उसमें फ्लो आउट होते रहता है। ठीक, कभी कभी आपके घर में आप मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर लगाए रहते हैं और
चार्जर लगा हुआ है लेकिन मोबाइल उसमें कनेक्ट नहीं है, लेकिन ऑन है बटन, और मान लीजिए बिजली गोल हो जाती है, और उस कंडीशन में यदि चार्जर को मोबाइल पे आप इन करेंगे तो थोड़ा-सा आपका मोबाइल ऐसा लगता है कि चार्ज हो रहा है और फिर बंद हो जाता है। तो वो जो स्टोर एनर्जी रहती है वो प्रेरकत्व की वजह से रहती है। तो यही परिवर्ती क्षेत्र है, यही जो है परिवर्ती धारा है, कि यदि परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र या इन तीनों का कॉम्बिनेशन वर्क रहे, और यही तो रहता है, सब बिना से इसके सर्किट्स चलती नहीं है। वो जो पहले पढ़े वो एक आइडियल कंडीशन में था। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण धारा के मान में परिवर्तन होता है, धीरे धीरे बढ़कर अपने अधिकतम मान पर पहुंचता है, या तो भाई रिवर्स केस में धीरे धीरे घटकर अपने शून्य मान पर पहुंचता है। तो ये कंडीशन है। ये यहाँ तक इतने इन 4-5 6-8 लाइन में आप इसको समझाएंगे। अब आते हैं इसके डेरिवेशन को उत्पन्न करने के कंडीशन पे। क्या बोलता है कि किसी पृष्ठ S से घिरे आयतन में प्रवेश होने वाला आवेश की दर, इसका थ्योरेटिकल मीनिंग ऊपर जो इतना लिखे हैं उसी का मतलब है कि किसी समय पृष्ठ S, ये वाला पृष्ठ S से घिरे आयतन V में प्रवेश होने वाला जो आवेश की दर है, जितना चार्ज उसमें इन कर रहा है, ठीक, चार्ज पृष्ठ QS के द्वारा घिरे आयतन में से निर्गत होने वाले आवेश की दर, जितना इन हो रहा है उतना उससे बाहर परिवर्तित होके जो निकल रहा है। अब देखो वही जो शब्द ऊपर लिखे हैं उसको फिर टर्म में लिख रहे हैं, इसी में एक्सपर्ट होना है आपको। dq/dt मतलब किसी समय पृष्ठ पर घिरे आयतन में प्रवेश होने वाले संपूर्ण आवेशों की दर को धारा घनत्व के पदों में इस तरह से डिफाइन किया जाता है जी। आखिर में ये आई को ही दर्शाता है, आपको पता है, ये पहले पढ़े हम लोग। मतलब पूरे सरफेस एरिया से इंटीग्रेशन टर्म में धारा घनत्व का पृष्ठीय समाकलन बराबर होगा dq/dt के, मतलब पृष्ठ S द्वारा घिरे आयतन V में से निर्गत होने वाले आवेशों की दर, निर्गत होने वाले आवेशों की दर, ठीक। मतलब सिंपल सा एग्जांपल है, बैटरी, बैटरी से चार्ज डिक्रीज होते चले जाता है ना, और माइनस साइन क्या चीज को दिखा रहा है जी, कि कमी होते जाएगा। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितना चार्ज भरा है, ठीक, वो फ्लो होके dq/dt के फॉर्म में निकलते चले जा रहा है। तो माइनस साइन अगर इसमें लगा रहा हूं, ये बताता है कि चार्ज जो था उसके मात्रा में कमी होती जा रही है। जैसे जैसे फ्लो हो रहा है तो चार्ज की मात्रा में कमी होती जा रही है। तो ये एक इक्वेशन आपको मिला यहाँ पे बहुत अच्छा सा, कि इस कंडीशन में जो हमारा सरफेस इंटीग्रेशन JdA होता है वो बराबर होता है -dq/dt के, ठीक। समीकरण 1 में ऋण चिन्ह यह बताता है कि इस आयतन में समय के साथ आवेशों की कमी हो रही है, होगा ऐसा, ठीक। अतः आयतन V में घिरा हुआ कुल आवेश अर्थात आयतन आवेश घनत्व के पदों में कुल आवेश क्या होगा, ये पढ़े हैं हम लोग जी, कि टोटल आवेश क्या होता है आयतन आवेश घनत्व के पदों में, उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने सीखा था रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। तो ये है। तो अब चूंकि आयतन में कोई धारा में आप एक एक आवेश को नहीं गिन सकते, घनत्व के पदों में चलना है। तो वो रहे कि यदि आयतन V में घिरे कुल आवेश अर्थात आयतन आवेश घनत्व के पदों में टोटल जो चार्ज होगा कि कितना होगा, Q को ओवरऑल वॉल्यूम एलिमेंट में जितना डेंसिटी था चार्ज का उसका इंटीग्रल कर दीजिए, वॉल्यूम इंटीग्रल कर दीजिए। तो समीकरण 1 में जहां पे अभी समीकरण 1 में हमने क्या सीखा है कि ऐसे JdA सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू -dq/dt ये निकाल के लेके आए हैं, और Q को आवेश घनत्व आयतन आवेश घनत्व के पदों में ऐसा लिखेंगे। तो यहां से Q का मान यहाँ पुट कर दीजिए, Q का मान इस समीकरण में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा जी, एक तरफ तो यही है, ये लिखा हुआ है, इज इक्वल टू -d/dt वॉल्यूम इंटीग्रल रो dV, Q के जगह, इस Q के जगह आप ये पुट कर दिए, ओके। तो ये मिल गया आपको, ये समीकरण 2 हो गया। अब फिर से यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे यूज करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बहुत यूज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरूर इस वीडियो को एक बार और देखिए, जाके इस पे अपना कंसेप्ट बिल्टअप करिए। वीडियो के लास्ट आपको ये इसका लिंक मिल जाएगा कि गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम वाले वीडियो पे आप जाइए और उसको जरूर देख लीजिए जी, अगर आपको नहीं आता है। क्या बोलता है ये थ्योरम, गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम, किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन उस सदिश क्षेत्र के डायवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। हमारे लिए यहाँ पे सदिश क्या है जी, धारा घनत्व J का पृष्ठीय समाकलन धारा घनत्व J के डायवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। तो हम अपने समीकरण 2 में जो पद
सरफेस इंटीग्रेशन वाला था उसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन वाले पद में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब इसके जगह हम लिख लेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस जे डीवी इज इक्वल टू जो चीज था वो वही लिखा हुआ है कि डी बाई डी टी वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी वॉल्यूम। अब दोनों तरफ से आप देखेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन को आप हटा सकते हैं जी, कॉमन समीकरण समतुल्य हो गया है, तुल्य हो गया है। या फिर इस पद को इधर लेके जाएंगे और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को बाहर निकालेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि डाइवर्जेंस जे प्लस डी रो बटे डी टी का वॉल्यूम इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये 0 कब होगा, ये समीकरण 0 कब होगा, तब जब ये वाला जो पद है डाइवर्जेंस जे प्लस डी रो अपॉन डी टी क्या हो, आपका 0 हो। या इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ से वॉल्यूम एलिमेंट हटाएंगे इंटीग्रेशन को और डी रो बाई डी टी को उधर लेके जाएंगे तो भी आपको ये मिलेगा। तो डाइवर्जेंस जे प्लस डी रो बाई डी टी इज इक्वल टू 0 जो निकल के आता है यही आपका समय परिवर्ती क्षेत्र के लिए सातत्य समीकरण कहलाता है। अधिकतर परीक्षा में इसी को पूछा जाता है, ठीक, क्योंकि ये सामान्य विद्युत परिपथों में यही लागू होता है ना। अगर नाम से पूछता है कि स्टेडी स्थायी और अस्थायी के लिए तो उसमें तो आप अलग कर लेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कि सिर्फ धारा के लिए सातत्य समीकरण की उत्पत्ति कीजिए तो इसी को बना के आना है आपको, ठीक है, क्योंकि यही वाला है, उसमें स्टडी करंट वाला बना के मत आइएगा वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो ये हुआ, थोड़ा सा आगे इसके इंटरप्रिटेशन पे चलते हैं फिर इसको समझेंगे। देखिए तो फाइनली आपको क्या मिला जी, ये वाला इक्वेशन डाइवर्जेंस जे प्लस डी रो बाई डी टी इज इक्वल टू 0, या फिर इसको ऐसे लिखोगे इस तरह से कि डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू माइनस डी रो अपॉन डी टी, और डाइवर्जेंस को ऐसे भी लिखा जाता है डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। समय परिवर्ती धारा के लिए क्या कहलाता है जी, ये सातत्य समीकरण कहलाता है। अब आइए अपने दिमाग की इमेजिनेशन पे फील करिए इस इक्वेशन को अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के साथ। डाइवर्जेंस जे कहने का क्या तात्पर्य है, डाइवर्जेंस जे मतलब धारा घनत्व का फैलाव। डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या होता है जी, फैलना, फैलाव। वो बोल रहा है कि धारा घनत्व का जो फैलाव है बराबर है, ठीक, आवेश घनत्व में समय के साथ परिवर्तन के। आवेश घनत्व में समय के साथ परिवर्तन के, किसी आयतन के साथ संबंधित आवेश घनत्व में समय के साथ परिवर्तन के बराबर है। और ऋण चिन्ह ये बताता है कि उस आवेश घनत्व के फैलाव डाइवर्जेंस होने से उसकी संख्या में, उसकी मात्रा में, वॉल्यूम एलिमेंट में कमी आ रही है। मतलब अगर आप इसको इस पद में जब हम लिखते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डी रो बटे डी टी इज इक्वल टू 0 कहने का तात्पर्य है कि जितना चार्ज डेंसिटी आवेशों का जो घन धारा का जो घनत्व है, धारा के रूप में ये डाइवर्जेंस जे धारा का घनत्व है जी ना, ये धारा का घनत्व है। रो क्या है, आवेशों का वॉल्यूम डेंसिटी है, आवेश का आयतन घनत्व है। दोनों की टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझिएगा ऐसे। तो क्या कहता है कि जो धारा का फैलाव है उसके घनत्व के पदों में ये वाला पद और एक वॉल्यूम में जितने आवेश थे घनत्व के पदों में उसमें परिवर्तन की जो दर है उन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 0 मिलेगा। मतलब ये भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को सिद्ध करता है। इस इक्वेशन के इस फॉर्म में वो चीज दिख रहा है कि धारा के घनत्व का जो फैलाव है डाइवर्जेंस है, मतलब वो बराबर है आवेशों के आयतन घनत्व में परिवर्तन की दर के ऋण चिन्ह के साथ, क्योंकि जितना यहाँ से धारा के रूप में बदल रहा है वही यहाँ पे आवेश के रूप में कम होते चले जा रहा है। क्या लिखेंगे थ्योरी में कि सातत्य समीकरण के अनुसार परिवर्ती धारा घनत्व का जो डाइवर्जेंस है आवेश घनत्व के कमी होने की दर के बराबर होता है। जो ऋण चिन्ह है वो कमी को दर्शा रहा है, ये भौतिक महत्व है। अर्थात किसी क्षेत्रफल में प्रवेश करने वाले आवेश की दर उस क्षेत्रफल में से बाह्य प्रवाहित आवेश की दर के बराबर होती है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। मतलब किसी क्षेत्रफल में जितना चार्ज डेंसिटी करंट डेंसिटी के फॉर्म में एंटर कर रहा है उतना ही वो उसमें आउटवर्ड में भी जा रहा है, और इस तरह से आवेश जो है संरक्षित है, ऊर्जा जो है
संरक्षित है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशंस दो हम लोगों ने यहाँ निकाले, जिसको कहा जाता है सातत्य समीकरण, स्थायी धारा के लिए, अस्थायी धारा के लिए। आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए, ये मैक्सवेल इक्वेशन का भी बेस है। यही इक्वेशंस वहां पे निकल के आने वाले हैं। ठीक, सरसरी तौर पे जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे अपन देखेंगे इसको। ये रहा आपका मेन जो इसका हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया है कि ये दो भाग में है जी, एक स्थायी धारा के लिए है और एक क्या है जी, अस्थायी धारा के लिए है। स्थायी धारा तब जब किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, धारा नियत है, तो उसके लिए धारा डेंसिटी के पदों में हमने यहाँ पे सॉल्व किया है संतत्य समीकरण। स्थायी धारा के लिए क्या मिलता है, डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0 मिलता है, एनर्जी कंजर्व है, ऐसा मिलता है। ठीक, और इसी को जब आप परिवर्ती समय क्षेत्र, जब किसी परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र या प्रतिरोध की उपस्थिति हो, प्रतिरोध के साथ प्रेरकत्व या संधारित्र या दोनों की उपस्थिति हो, तो उसमें परिवर्तन होता है। तो उस कंडीशन में धारा घनत्व के पदों में हम लोगों ने जब सातत्य समीकरण को निकाला है, तो वो हमें मिला है, ये गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम दोनों जगह उपयोग हुआ है। आप इस पे अपना कंसेप्ट बिल्कुल डेवलप करिए। जब ये निकाला तो हमें मिला कि डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू 0 नहीं बल्कि डी रो बटे डी टी, जो कि आवेश के आयतन घनत्व में होने वाले कमी को दर्शाता है। इस प्रकार ये इक्वेशन भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को सिद्ध करता है, और पहले वाला। तो एग्जाम में जैसा आपसे पूछे, ध्यान से क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, वैसा ही से बना के आइएगा। यदि स्थायी धारा के लिए कहा है तो पहला वाला सेक्शन बनाइएगा, अस्थायी धारा के लिए कहा है तो ये वाला सेक्शन बनाइएगा। यदि कहा है कि सिर्फ धारा के सातत्य समीकरण की उत्पत्ति कीजिए, तो यही वाला बनाना है आपको, क्योंकि यही प्रैक्टिकली सर्किट्स में यूज होता है। ठीक, तो इस वीडियो को, इस क्लास को आप दो भाग में देखिएगा। पहले आप स्थायी धारा के लिए स्टडी कर लीजिएगा, फिर थोड़ा सा पाउज लेके अस्थायी धारा वाले सेक्शन को पढ़िएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं आगे हम लोग अपने क्लासेस में मैक्सवेल इक्वेशन की ओर मूव करेंगे। तो उस मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड और जो पद होंगे उसके बारे में अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।